साबित करो कि जिंदा हो, साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वीटी शर्मा आज फिर आपके साथ हूं एक नई कहानी के साथ, जो है इस्मत चुगताई की लिखी कहानी तो मर जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। उन्होंने फैसला किया तो मर जाओ। जी चाहा कह दूं, पर कह नहीं पाई। बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जिनका लिहाज करना ही पड़ता है। एक तो दुर्भाग्य से हम दोनों औरत जात हैं। न जाने क्यों लोगों ने मुझे नारी जाति की समर्थक और सहायक समझ लिया है। शायद इसीलिए कि मैं अपने भतीजों को भतीजियों से ज्यादा ठोका करती हूं। खुदा कसम, मैं किसी विशेष जाति की वफादार नहीं हूं। मेरी भतीजियां अपेक्षाकृत सीधी और भतीजे बड़े ही बदमाश हैं। ऐसी हालत में हर समझदार उन्हें सुधारने के लिए डांटते फटकारते रहना इंसानी फर्ज समझता है। पर उन्हें ये कैसे समझाऊं? वे तो मुझे अपना शुभचिंतक मान चुकी हैं। और वह लड़की जो किसी के बिना जिंदा ना रह सकने की स्थिति को पहुंच चुकी है, कुछ हटीली होती है। इसीलिए मैं कुछ भी करूं, उसके प्रति अपनी सहानुभूति से इनकार नहीं कर सकती। अनचाहे या अनमने रूप से ही सही, मुझे उसके हितैषियों और शुभचिंतकों की पंक्ति में खड़ा होना ही पड़ता है। दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा रहा और बीमार होकर मुर्गी के शोरबे और अंगूर खाने के मौके बहुत ही कम मिल पाए। यही कारण था कि शायद कभी प्राणघातक किस्म का इश्क ना हो सका। हमारे अब्बा जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतने वालों में से थे। हर बीमारी का समय से पहले ही रोकथाम कर दिया करते थे। बरसात आई और पानी उबाल कर मिलने लगा। आसपास के सारे कुओं में दवाइयां पड़ गईं। खोचे वालों के चालान कटने शुरू हो गए। हर चीज ढकी रहे। बेचारी मक्खियां गुस्से से भिन भिनाया करती। क्या मजाल जो एक जर्रा मिल जाए। मलेरिया फैलने से पहले कुनैन हलक से उतार दी जाती और फोड़े फुंसियों से बचने के लिए चिरायता पिलाया जाता। और इश्क मोहब्बत की रोकथाम के लिए न जाने उन्होंने कौन से जोशांदे पिला रखे थे कि किसी भी भाई बहन को घातक किस्म का इश्क ना हो पाया। यूं ही कभी जुकाम खांसी मामूली बदहजमी की तरह किसी को इश्क हो गया तो बुजुर्गों ने हंसकर टाल दिया। न एकदम संबंध विच्छेद करने की धमकियां मिली, न जहर खाने की नौबत आई। लोग कहते हैं जब किसी को इश्क का रोग लग जाता है तो खाना पीना सोना हराम हो जाता है। पर हमारा खानदान अजीब था कि इसमें जब कोई जरूरत से ज्यादा हंसता खेलता और मोटा होता पकड़ा जाता तो आमतौर पर वह इश्क का रोगी निकलता। इसीलिए जैसा वे कहती हैं, मुझे उनके दर्द का अंदाजा नहीं। उन्हें निहायत घातक किस्म का इश्क है और मैं हंस रही हूं। मुझे याद है कि जब हम लोग एक बार पुरानी फिल्म हीर रांझा देखने गए थे, तब रांझा साहब की मरम्मत हुई तो हम लोग बेतहाशा हंसने लगे। हमारे इर्द गिर्द बैठी भीगी आंखों वाली पब्लिक ने हमारी कुरूची पर घृणा प्रकट की। लेकिन मेरी दोस्त, मेरी सहेली अपने प्रेमी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। वह उन्हें जलाता है, कल्पाता है, अपमानित करता है। वे प्रेमी के द्वार पर शीश नवाने के लिए जाती है तो दरवाजे बंद कर लेता है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, वे 1000 बार उनसे कहती है। मैं तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकता, वह 1000 बार जवाब देता है। तब वे रोती हैं, जान देने की धमकियां देती हैं, पर वह कानों में तेल डाल देता है। वह उसके सारे दोस्तों और जान पहचान के लोगों से प्रार्थना कर चुकी है। एक इंसान की हैसियत से उन्हें जिंदा रहने का अधिकार है। ये प्रगतिशील लोग एक भावुक लड़की की तमन्नाओं का खून होते हुए कैसे देख सकते हैं? जी हाँ, दुर्भाग्य से मैं भी उन प्रगतिशील लोगों में गिन ली गई हूं। और मुझ पर भी इल्जाम है कि मैं हरगिज प्रगतिशील नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी ही जैसी एक औरत का दिल टूटते हुए देखती हूं और मेरे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। साहब, मैं अपने कान पर जूं छोड़ हाथी रेंगाने को तैयार हूं, मगर खुदा के लिए कोई बताए तो मैं उसके आशिक
बल्कि माशूक को किस तरह उसके लिए फांस सकती हूँ। काश वह एक मर्तबान होता या मिट्टी का प्याला, तब या तो मैं अपनी प्यारी दोस्त के लिए उसे खरीद लाती, अजायब घर में होता तो चुरा लाने की कोशिश करती, मगर वह तो निहायती ढिठाई से मोटर में दनदनाता फिरता है। हवा को कौन मुट्ठी में बांध सकता है। धूप को कैद करने का यंत्र अभी तक भारत में तो इजाद नहीं हुआ और न ही इंपोर्ट हुआ है। इस छलावा किस्म के आशिक को कौन घेर कर उसके दरबे में हाँक सकता है। कसूर इस छलावे का भी है, दिल फेक किस्म का आदमी है। एक बार उसने इनकी तरफ भी छक्का मार दिया था। मीठी मीठी बातें उनके कानों में उड़ेल दी थीं। उन्हें लिए लिए भी घूमता था। उन्हें सर्दी लग रही थी तो स्वेटर खरीद कर पहना दिया, पेड़े खिलाए और शायद चूमा चाटा भी होगा। ये सब तो जिंदगी का फर्ज समझकर हर महीने एक ना एक नई लड़की के साथ किया करता है। अगर वह उन सब लड़कियों से किए गए वादे पूरा करता तो अब तक पूरी हरम भर जाती। इतना तो एक मोटर और अच्छी आमदनी का मालिक राह चलते करता ही रहता है। अब अगर हर राह चलता उसके पीछे काजी और सेहरा लेकर दौड़ता फिरे तो बेचारा आदमी दम न तोड़ दे। वह सेहरा और काजी काफी न समझकर मुझे भी समधिन बनाने पर मजबूर करना चाहती है। मुझे एक समधिन बनने से चिढ़ है। दूल्हा और दुल्हन तो एक दूसरे से मिल जाते हैं, समधिनियों को सिर्फ गालियां मिलती हैं या फिर फूलों की झड़ियां जिसमें फूल कम छड़ियां ज्यादा होती हैं। मेरी एक और सहेली को भी इश्क के रोग ने आ घेरा था। उसके आशिक के आदत के मुताबिक उन्हें सब्ज बाग दिखाए गए, मगर शादी नहीं की। कुछ गड़बड़ हो जाती तो अस्पताल ले जाकर इलाज करवा देता। वे इस इलाज से संतुष्ट थीं। इलाज के दौरान वह अपने आशिक की बीवी कहलाती थीं। वैसे वह उनके बड़े लाड करता था, सारी तनख्वाह हाथ में थमा देता था। सियाह सफेद की वे मालकिन थी, मगर पक्का कागज करने में दम चुराता था। मेरी बदकिस्मती कहिए या शामत, जब चौथी बार गड़बड़ हुई और अस्पताल जाने की नौबत आई तो वे आदत के मुताबिक रोती पीटती मरहम पट्टी के लिए मेरे पास आई। मत जाओ अस्पताल, मैंने यूं ही बेस सोचे समझे राय दी। हैं, वह चौकी, मगर बच्चे कौन पालेगा? उसका बाप पालेगा, मगर बदनामी होगी। ओफो, मेरा जी जल गया। यानी आप अब बड़ी नेक नाम हैं। आए दिन जूते मार मार कर सड़कों पर धकेल कर कुंडी लगा लेता है, दूसरी लड़कियों की खातिरें करता है। आप सड़क पर मंडराया करती हैं, सामने होटल में बैठे इंतजार करती हैं कि कब नई लड़कियां पिटकर बाहर निकले और वह हंस पड़े तो कतई बदनामी नहीं होगी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैंने पूछा। यह भी कोई पूछने की बात है? सचमुच पूछने की बात तो नहीं थी। वह उस मरखने बैल के लिए अपनी बच्ची और पति तक को छोड़ आई थी। जिसने हिल का पानी नहीं पिया था, वह उस जालिम के लिए चूल्हा जोगती थी, उसके बिसांदे कपड़े धोती थी, शराब पीकर इतना मारता कि उत्तू बना देता। यह सूजा हुआ मुंह लिए वह उसकी सेवा में लगी रहती, इसीलिए कि अस्पताल में भर्ती कराते वक्त वह उसे अपनी मिसेज बताता था। तो फिर उसका बच्चा नहीं पाल सकोगी? वे सोच में पड़ गई और थोड़े दिनों बाद एकदम उसकी शादी हो गई। हम दौड़े दौड़े गए बधाई देने। मियाँ बीबी दोनों ने ही बड़ी उपेक्षा से हमारी तरफ देखा और फ्लैट में ताला डालकर सिनेमा चले गए। और हम भौचक्के रह गए कि हमने तो तरकीब बताई और हम ही दूध की मक्खी बन गए। मालूम हुआ दूल्हा इसलिए खफा था कि हमने लड़की को बहकाकर उसे फंसा दिया। दुल्हन इसलिए नाराज थी कि हमने उसकी बड़ी बड़ी दुर्गति देखी थी और अब वह निहायत ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना पसंद करती थी और हम उसकी भयानक अतीत के यादगार थे। दूल्हा कुछ दिन बाद फिर मरखना बैल बन गया। उन्हें मारता था, नई लड़कियों से दोस्ती करता था। पहले शायद उसकी आत्मा धिक्कारती थी कि एक मजबूर औरत को रखेल की जिल्लत दे रखी है। अब उसका दिल साफ है, शरीफ आदमियों की तरह उसे ठोकता है और रुपए ऐश में उड़ाता है। हालांकि यह नुस्खा एक बार उल्टा पड़ चुका था, पर अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने फिर अपने आशिक के बिना जिंदा ना रह सकने वाली अपनी दोस्त को थमा दिया। वह बहुत गुस्सा हुई। क्या समझती हो उन्हें? मैंने देखा
यह नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेगी। बस वहीं जमा दिए पैर ताकि खुद जिम्मेदारी से अलग हो जाएं। लोग कहेंगे मैं मासूम लड़कियों को कितनी गलत सलाह देती हूँ। मैं सचमुच बहुत लज्जित हूँ। दरअसल इश्क के मामले में निहायत थर्ड क्लास सलाहकार हूँ। मैंने इश्क को हमेशा दिल और दिमाग को तरावट देने वाली चीज समझा है। मैं प्लेग और हैजे की तेजी रखने वाले इश्क के सिलसिले में जहरे कातिल हूँ। मेरी मोहब्बत पाक और रूहानी है। उन्होंने अभिमान से गर्दन ली। मोहब्बत हमेशा ही पाक होती है। एक वैश्या की मोहब्बत भी। वे जल गई। वह सबसे ज्यादा पाक और पवित्र होती है। जिस्म बेचने को पाक और पवित्र मानती है। व्यापार का नहीं, मोहब्बत का जिक्र था। रहा रूहानी इश्क का, तो उससे क्या मतलब है? पूजा? हाँ, वे जोश से झूम उठी। तो कौन मना करता है? पूजा करो, डटकर करो। इसमें कई नक्चड़ों से इजाजत लेने की क्या जरूरत? वह कर भी क्या सकता है? और रूहानी मोहब्बत में निकाह की क्या जरूरत? क्या ख्याल भी हरामी हलाली हुआ करता है? तुम शौक से अपना रूहानी शौहर बना लो, वह तुम्हारे चंगुल से नहीं बच सकेगा। आप नहीं समझती। मैं खूब समझती हूं। मुझे खुद सहगल से इश्क था। उसकी आवाज सुनकर कलेजा निकल पड़ता था। मोतीलाल से इश्क था। अशोक कुमार ने नींदें उचाड़ दी थीं। और तो और किसी जमाने में गुरुदेव टैगोर से भी इश्क हो गया था। जी चाहता था जोगिन बनकर शांति निकेतन में जान दे दूं। और शरद बाबू तो अगर मुझे हुक्म देते कि एक टांग से खड़ी रहो तो मुझे एतराज ना होता। किसी से कहना नहीं, मुझे पॉल रॉबसन से भी इश्क हुआ था। कि खुदा की पनाह, उसके सारे रिकॉर्ड सुनकर घंटों सर धुना है। अब भी खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोगों से इश्क है कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर किसी को मेरे आशिक मिजाज दिल के दीदा दिलेरियों का पता चल जाए तो अंधेर हो जाए, लोग मेरे नाम से भागने लगे और लोगों को सबक देने के लिए मुझे बीच बाजार में दुर्रे लगाए जाएं। मगर उसमें से किसी सूरमा से शादी का शौक नहीं। अगर उन लोगों की किसी भी हरकत से मुझे उनकी बदनीयती का शक हो जाए तो मैं इज्जत का दावा कर दूं। मेरी जान, शादी और इश्क को गड़बड़ मत करो। क्या तुम समझती हो शादी के बाद इश्क नहीं हुआ करते? मेरा तो ख्याल है इश्क सिर्फ मुर्दों को ही नहीं होता। मगर वह भी शायद मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अभी मुर्दा नहीं हूं। आप मजाक कर रही हैं। रूहानी इश्क से यह मेरा मतलब नहीं था। टैगोर से इश्क कर लिया जाए, यह इश्क नहीं। तो साफ कहो, इश्क से तुम्हारा मतलब शादी है जिसमें महर और तलाक का हक भी रहे। सख्त व्यापारी जहनियत है। लैला होती इस वक्त तो इश्क की तौहीन करने के सिलसिले में तुम्हें अपने ऊंट के नीचे कुचल देती। मेरी सलाह मानो, किसी से शादी कर लो। बेटे का नाम अपने नामाकूल आशिक के नाम पर रखो और उसे वक्त बेवक्त पीट पीट कर अपने दिल की भड़ास निकाल लिया करो। आशिक से शादी करना सख्त बदतमीजी का सबूत है। बदमजाक लोग लेमन ड्रॉप को चबाकर निकल जाते हैं। लेमन ड्रॉप चूसकर खाने की चीज है। खुदा के लिए आशिक को गृहस्थी के जुए में ना जोतो। जरा सोचो, दिलीप कुमार जो हजारों दिलों की धड़कन बना हुआ है, मुस्तकिल तौर पर घर वालों के रूप में आ डटे, तो फिर दिल किसके लिए धड़के? यकीन मानो, वह भी इंसान है। खाता पीता है, सोता है, लड़ता है, कुंजियां खो देता है, कागज बिखेरता है, वादा खिलाफियां करता है, सिनेमा की टिकट खरीदकर भूल जाता है। और यकीन मानो, जैसे मधुबाला और वैजंती माला के लिए खुदकुशी करता फिरता है, आहें भरता है, बीवी के लिए नहीं करेगा। दिल टूट जाएगा। क्या समझती हो तुम? कृष्णचंद्र से शादी कर लो। वह कभी तुम्हारी साड़ी महालक्ष्मी के पुल पर नहीं टांगेगा, बल्कि निहायत भौंडेपन से अपनी कमीज टांगते वक्त तुम्हारी साड़ी कीचड़ में गिरा देगा और उल्टा तुम्हें फूहड़ कहेगा। साहिर हाथ आ जाए तो कभी तुम्हारे आंसू रेशम आंचल से ना पोछेगा, ना तुम्हारी मरमरी बाहों का सहारा लेगा। और सरदार जाफरी से तो तुम भूल कर भी शादी मत करना। तुम्हारे बालों तक में किताबें और कागज भर देगा और वक्त बेवक्त इक्के वालों की तरह लड़ेगा। जरा भी अक्ल रखती हो तो खुदा के लिए इन आर्टिस्टों से शादी ना कर लेना, वरना सर पकड़कर अपनी हिमाकत पर रोओगी। ये सपने हैं, इन्हें सच बनाने की कोशिश न करना। पति एक निहायत ठोस सच्चाई होती है।
वे मेरी अक्लमंदी की बातों से रौब में आ गई। खुशी से मेरे हाथ पैर फूल गए। कौन कहता है कि मैं बेतुकी बातें करती हूँ? एक इश्क की मारी लड़की को सच्चे रास्ता दिखा दिया। अब यह धूमधाम से शादी करेगी, बच्चे जनेगी, दुनिया सजेगी। भाई, मुझे तो कोई कौम की लीडरी करनी चाहिए। मगर मेरी लीडरी के सपने गदगद करके नीचे आ पड़े जब मैंने सुना कि उसी शाम उन्होंने अपने बदजात आशिक के मोर्चे पर हमला बोल दिया। उसकी बीमार तिनके सी अम्मा को जुत्सु के पहलवानी हाथ दिखाए। यह मेरा घर है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। उन्होंने पक्की गृहस्थिन की तरह ऐलान किया। तुम उसकी माँ नहीं, डायन हो, उसकी कमाई पर नागिन पर बैठी हो सकने वाली बहू ने चीख चीख कर कहा, और बड़ी मुश्किलों से धक्का देकर उन्हें घर से निकाला गया। तब निकली। अब मेरी कमबख्ती देखिए, जैसे ये सारे धक्के मेरी ही पीठ में लगे। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं निहायत अहमक हूँ। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। वे बड़े विश्वास से कहती है। तो मुझे क्यों आपत्ति है? मैं उससे यह क्यों नहीं कह देती, तो मर जाओ। खैर, आइंदा कह दूंगी। आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कहानी तो मर जाओ। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।